गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की तो थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, दरअसल में काफी दिन हो गए हैं, लगभग 6 दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आए हुए। एंड जो महायुति है उन्होंने बहुत ही मैसिव यहाँ पे 230 सीट जीती थी आउट ऑफ 288 सीट्स। बट अभी जो फाइनल फैसला है रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर वो अभी हो नहीं पा रहा है। एंड यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल मीटिंग्स भी हुई हैं। बट उम्मीद यही है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर फेस बहुत ही जल्दी यहाँ पे फैसला ले लिया जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 29 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, कुछ बच्चों का डाउट था कि सर कुछ सी सेट की कुछ क्लासेस के बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट आता है ना तो आप मेरे साथ डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये आपके सामने आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम और जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है, राइट, वो भी मैं आपके साथ यहीं पे शेयर कर देता हूँ, इंक्लूडिंग दिस प्रीलिम बूस्टर का भी। एंड साथ ही साथ कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना मैंने 25 अक्टूबर लास्ट मंथ ही मैंने एक सैंपल नोट्स शेयर किए थे कि कैसे आप प्रीलिम बूस्टर को यूटिलाइज करके अपने नोट्स बना सकते हो। तो आप फाइल सेक्शन में जाके इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के उन पर्टिकुलर नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कोई और दिक्कत आएगी तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ रीच आउट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज शॉर्जरन डिजीज के बारे में। थोड़ा इस डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज के समय के ऊपर ना बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर डिजीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे उसका डायग्नोसिस हो गया या उसके सिम्टम्स को कैसे मैनेज करें उसके रिगार्डिंग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये डिजीज है क्या। पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? देखो, आपका इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, पर कई बार पता क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो गलती से क्या करने लग जाता है, गलती से आपकी बॉडी को ही टारगेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या टारगेट कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है हमारी बॉडी के जो मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि वो ग्लैंड्स जो मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर इम्यून सिस्टम ने उन वाले ग्लैंड्स को टारगेट कर दिया जो मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी में, और बॉडी में मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी में आ जाती है ड्राइनेस। समझे? ड्राइनेस आपकी आईज के ऊपर, आपके माउथ में, ठीक है, और साथ साथ इवन ना बाकी और बॉडी पार्ट्स, ज्वाइंट, स्किन, लंग्स, किडनीज, नर्वस सिस्टम, उन सब चीजों को भी ये डेफिनेटली आपका इफेक्ट करता है। और बात आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि ऐसा देखा गया है कि ये मेजरली महिलाओं को इफेक्ट करता है, यानी कि पुरुषों से 10 गुना ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करेगा। एंड ये ज्यादातर होता है 30s और 40s वाले एज ग्रुप के अंदर। पर आज के समय के अंदर जो बच्चे हैं ना उनके अंदर भी ये चीज देखने को मिल रही है। और देखो, साथ ही साथ जो आपके एंथ्रोपोजेनिक जो चीजें हैं ना उसकी वजह से भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। हालांकि मोस्टली देखो जेनेटिक रहता है, पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं। कई सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो दिन भर टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गया, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनमें ऐसा देखा गया कि शायद इसके होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जो थोड़ा कम इन चीजों को वॉच करते हैं। इसके साथ ही साथ इनको देखो डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि चलो ड्राइनेस ही तो है, चलो सूखा ही तो है, तो क्या हो गया। तो अवेयरनेस काफी कम होना लोगों के अंदर भी एंड आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अंदर भी, उस वजह से इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रहती है। पर आज के समय इसके जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस आए। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे लगभग 1,000 लोगों में से 1 पर्सन को ये इफेक्ट करता है। ये दुनिया का डेटा है। इंडिया स्पेसिफिक डेटा हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, हमें पता नहीं है बहुत ज़्यादा। पर हाँ, बहुत सारे केसेस जरूर बढ़ रहे हैं पिछले कुछ समय के अंदर। एंड जैसा मैंने कहा कि जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, महिलाएं और ओल्डर इंडिविजुअल ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। पर जैसा मैंने कहा आज के समय ये बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर भी देखता हुआ हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्जरन डिजीज के बारे में एक बेसिक आइडिया, इसके बारे में हमें चीज़ों का होना चाहिए था। दूसरे टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज एडजॉर्नमेंट ऑफ हाउसेस। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मल्टीपल सेशंस हमारे होते हैं, जैसे हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही मेंशन है कि जो दो आपके सेशंस होंगे उनमें जो गैप होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर एक कन्वेंशन चली आ रही है, एक प्रथा चलती आ रही है कि हम साल भर में नॉर्मली 3 सेशन करवा लेते हैं। एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन, एंड अभी जो चल रहा है दैट इज विंटर सेशन। कई बार बीच बीच में हम यहाँ पे स्पेशल सेशन भी करवा लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है, जब जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था उसको यहाँ पे पास किया गया था। तो स्पेशल सेशन की भी प्रावधान यहाँ पे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान होता है आर्टिकल 108 के अंदर। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जहां पर आप डेडलॉक जो हमारे प्रेसिडेंट जी वो यहाँ पे आपका लोकसभा और राज्यसभा का उसको यहाँ पे
उनको रिजॉल्व किया जा सकता है यूजिंग द ज्वाइंट सेशन। तो वो बात भी आपको बताना चाहिए, बाकी स्पेशल सेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करना, कुछ ना टर्म्स होती हैं, जैसे आप लोगों के साथ था, मैंने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था। एक वर्ड मैंने डिस्कस किया था एडजर्नमेंट, एंड एक वर्ड डिस्कस किया मैंने थे आपके साथ एडजर्नमेंट साइन डाई। आप लोगों को याद होगा एडजर्नमेंट में पता क्या होता है, आप जो सिटिंग होती है उसको आप सस्पेंड करते हो एक सर्टेन टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है। अगर ये पर्टिकुलर कोई टाइमलाइन या इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है ना, उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। एंड आप जानते हो एडजर्नमेंट हो गया या एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया, या आपके स्पीकर हो गया, या राज्यसभा के जो आपको चेयरपर्सन हो गया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पर ये क्या होता है, एक सिटिंग को, मतलब बेसिकली एक सिटिंग को सस्पेंड किया गया है। पर अगर मान लो एक सेशन खत्म हो जाता है तो फिर होता है क्या, प्रोरोगेशन, ठीक है, और वो किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। ये बात भी आपको पता होगी। बेसिकली एक सेशन को एंड कर दिया गया है, उसको हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। और एक चीज होती है डिसॉल्व होना। डिसॉल्व होने का मतलब तो ये है कि आपकी लोकसभा का टेन्योर खत्म हो चुका है, डिसॉल्व हो चुकी है, या फिर वो, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर ना जो मैं एडजर्नमेंट बात कर रहा हूँ, वो ये एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइन डाई की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर हम बात करें किस चीज की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडजर्नमेंट मोशन की। अब ये क्या होता है सर, क्या ये अलग है एडजर्नमेंट से? बिल्कुल। देखो जो आपके मोशंस होते हैं ना, मोशन, इसका मीनिंग क्या होता है? मोशन का मतलब होता है एक प्रपोजल या एक सजेशन जो कि एक मीटिंग के समय किया गया है, एंड अगर उस मोशन को मान लिया जाता है तो उसको बोल देते हैं हम रेजोल्यूशन, जो भी उसका डिसीजन होता है। तो यहाँ पर क्या है, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या है? एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर है जहां पर हाउस के नॉर्मल बिजनेस को रोक दिया जाता है, ताकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है ना, हम उसको डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो आपका ये आपका मोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। ये राज्यसभा के पास जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक बार यहाँ पर इस एडजर्नमेंट मोशन को लाया गया तो कम से कम 2.5 घंटे उस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये उन मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोई बहुत ही अर्जेंट मैटर हो, राइट, एंड उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो। ध्यान में रखिएगा, कम से कम 50 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, उन्होंने उसको सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, नॉट अ मल्टीपल ऑफ टॉपिक्स। इसके अलावा जो मुद्दा होना चाहिए वो भी रिसेंट का ही मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि प्रिविलेज वाली चीज है, भाई वो उसके लिए प्रिविलेज मोशन है और बाकी चीजें हैं, तो यहाँ पर ना वो मुद्दे नहीं लिए जा सकते जो बाकी और जगह पे डिस्कस करे जा पाए। इसके साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे कम से कम टाइम तो 2.5 घंटे होना ही चाहिए, ठीक है। तो और वो मुद्दा भी नहीं आप उठा सकते जो कहीं ना कहीं कोर्ट के एजुकेशन के अंदर अभी चल रहा है। दोस मुद्दे कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर एडजर्नमेंट मोशन। ध्यान रखना क्या है, दिस इज ओनली इन लोकसभा, ठीक है। आप पूछोगे सर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस चीज को? डिस्कस दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, उसमें एडजर्नमेंट मोशन मतलब लाने जाने की कोशिश करी गई। एक्चुअल में क्या है ना, जो अडानी वाला मुद्दा है वो भी, एंड साथ ही साथ जो आपका अभी रिसेंटली जो संबल डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, वहां पे जो वायलेंस हुई ना, इन मुद्दों के ऊपर क्या हुआ है, जो लोअर हाउस है वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि कैसे यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन के अंदर थ्रू चर्चा करी जाए इस चीज के ऊपर, एंड काफी ज्यादा ऑपोजिशन के द्वारा यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हमें एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया और एडजर्नमेंट मोशन, इन सब चीजों के बीच में अंतर हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डार्क टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो टूरिज्म तो आप सब लोग समझते हो, ठीक है, पर जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना डार्क टूरिज्म, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसी जगह विजिट करते हो जो कहीं ना कहीं ट्रेजिक इवेंट्स के साथ लिंक्ड होती है। आप पूछोगे क्या ट्रेजिक इवेंट्स हो सकते हैं? देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में जानते होंगे। सेकंड वर्ल्ड वार के समय जो आपके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे, जो नाजी जर्मनी के द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, आप जानते होंगे हिटलर का जो होलोकॉस्ट हो गया, राइट, उनमें से ही एक आपको देखने को मिल जाएगा पोलैंड के अंदर, जहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। कई लोग वहां पे विजिट करना जानते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक इन द सेंस कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि कोई ना कोई जो लिंक है ना, चाहे वो कब्रिस्तान के साथ है, चाहे मेमोरियल, कोई प्रिजन हो गया, कोई मिलिट्री अटैक हुआ है, कोई वॉर जोन है, कोई बैटल फील्ड है, कोई क्राइम सीन है, उनको जब आप विजिट करने जाते हो, दैट इज नोन एज डार्क टूरिज्म। जैसे 9/11 वाला देखो हो गया, शर्नोबिल डिजास्टर के बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे यूक्रेन वाला है अभी डॉनबास वाला रीजन हो गया, कीव के ऊपर जहाँ पे मिसाइल स्ट्राइक्स हुई थी, वो एरियाज को विजिट करने जाता है। या फिर जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, कोई वहां पे विजिट करने जा रहा है, राइट। ये सब आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं डार्क टूरिज्म के। देखो भारत में भी आपको कुछ एक इस तरह के ना डार्क टूरिज्म के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप लोग ना राजस्थान जाते हो, राजस्थान में भानगढ़ फोर्ट है।
एक बहुत ही हॉन्टेड और स्केरी प्लेस है जिसको मान सिंह जी ने बनाया था। ये एक डार्क टूरिज्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक ना गांव है राजस्थान के अंदर, कुलधारा विलेज। देखो एक्चुअल में मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये दरअसल में आपके जैसलमेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऐसा माना जाता है कि ये विलेज है ना, पूरी तरह से एक तरह से अबेंडन हो चुका है, कोई यहाँ पे नहीं रहता। आप पूछोगे ऐसा क्यों, कोई नहीं रहता? अरे पहले एक टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे। एक ऐसी मान्यता है कि जो एक पर्सन था यहाँ पे, उसने एक गांव के मुखिया की जो बेटी थी ना, उसको यहाँ पे बोला कि मैं इसके साथ शादी करके रहूंगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। उस चक्कर में वहां के लोग वहां से माइग्रेट कर गए, और आज के समय गांव पूरा का पूरा इस तरह से अबेंडन हो रखा है। राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखो जलियांवाला बाग को तो कौन ही भूल सकता है। राइट। तो वहां पर भी किस तरह से जो जनरल डायर था उसने कैसे शूटिंग करी थी, तो ये भी एक डार्क टूरिज्म का एग्जाम्पल है। उसके अलावा आप बात कर सकते हो, मस्जिद जो है दिल्ली के अंदर, जमाली कमाली मस्जिद जो है, तो ये फेमस है न्यूमरस हॉन्टेड टेल्स के रिगार्डिंग। उसी तरह से असम के अंदर जो जटिंगा है, यहाँ पर पता नहीं लगा कि काफी सारे बर्ड्स ने क्यों सुसाइड किया। भोपाल म्यूजियम के अंदर जो है, वहाँ पे डेडिकेटेड है टू द जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो ये सारे डार्क टूरिज्म के एग्जाम्पल हैं। पिछले कुछ समय के अंदर ना डार्क टूरिज्म काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। इसको थाना टूरिज्म और या फिर ग्रीफ टूरिज्म के नाम से भी जानते हैं। काफी सारे लोग तो देखो शौक मनाने के लिए जाते हैं, काफी सारे लोग जो विक्टिम्स हैं उनको ऑनर करने के लिए जाते हैं, पर कुछ लोग ना बस क्यूरियोसिटी के उसमें जाते हैं कि क्या हुआ था वहां पे पहले के समय के अंदर, कैसे कैसे वो चीजें हुई थी, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी कुछ सॉलिडेरिटी टूर्स होते हैं ताकि उनके साथ हम खड़े रहें, लोकल्स के साथ हो गया, ठीक है ना। तो वॉर जोन टूरिज्म हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, क्यों आखिर ये विजिट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये पिछले कुछ समय के अंदर ना काफी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इससे हिस्ट्री प्रिजर्व रहती है, ठीक है, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, और ये इंडस्ट्री हर साल 10% एनुअली ग्रो कर रही है। एंड जो कम डेस्टिनेशन जो जानी जाती है ना, उनको भी यहाँ पे आगे एक मतलब टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जानने का मौका मिलता है। इस तरह से ना दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर ना एक और टूरिज्म का एक टाइप काफी न्यूज में आया है। आप लोग थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज भी सुनते होंगे शायद। तो एक वर्ड आया है सामने, स्लम टूरिज्म। स्लम टूरिज्म पता क्या होता है? इसको कई बार ना पॉवर्टी टूरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो एक कोई पर्सन है, वो एक स्लम में जाके एक दिन, 2 दिन या कुछ दिन रहा। अब देखो यार, अगर तो इसका पर्पस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये वाकई में स्लम के लोगों की जानकारी जानना चाहता है, वो कैसे रहते हैं, क्या क्या समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं, दैट इज ऑल ओके, ठीक है। तो कुछ लोग इस पर्पस से भी जाते हैं, अवेयरनेस भी इससे बढ़ती है, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज को भी पता लगता है, मान लो कोई पॉलिटिशियन जा रहा है, ठीक है ना, तो ये बातें तो बिल्कुल ठीक है। पर काफी सारे लोग इस वजह से भी जाते हैं कि वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि ये देखो, मैं स्लम वाले लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो नॉर्मली ना जो स्लम टूरिज्म है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है, ये अपनी खुद की पॉपुलैरिटी करते हैं। तो दोनों सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, पर ज्यादातर इसका जो स्लम टूरिज्म का एग्जांपल है ना, वो नेगेटिव सेंस में देखने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों में काफी न्यूज में चल रहा था, ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको भी आपको बता ही दूं। डार्क टूरिज्म तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। देखो पैन नंबर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का होगा भी शायद पैन नंबर, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ना पैन की, तो आप पहली बात तो नोटिस करो, पैन नंबर क्या है? ये एक अल्फा न्यूमेरिक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 10 डिजिट का होता है। आप अपना अल्फा अपना अपना पैन नंबर चेक करना, आप रियलाइज करोगे ये 10 डिजिट का ही है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पहले जो 5 लेटर होते हैं वो आपको अल्फाबेट्स देखने को मिल जाएंगे, फिर जो 4 लेटर्स होते हैं वो आपको न्यूमेरिक देखने को मिल जाएंगे, फिर आखिरी में फिर एक डिजिट आपको जो होता है वो अल्फाबेट देखने को मिल जाएगा। ये अपना पैन नंबर आप अपना चेक करिएगा, ठीक है। तो अभी तक जो पैन नंबर होता था उसका इस्तेमाल क्या होता है? देखो एक्चुअल में ना, जैसे फॉर एग्जांपल पैन नंबर को इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जैसे टैक्स पेमेंट हो गया, आपका इनकम रिटर्न्स हो गया, ठीक है, कुछ और ट्रांजैक्शंस हो गया, कुछ और कम्युनिकेशंस वगैरह हो गया, उनके लिए यहाँ पर पैन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एक पर्सन को टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कौन जोड़ता है? वो आपका पैन ही जोड़ता है। इससे कहीं ना कहीं टैक्स पेमेंट्स हो गया, बाकी आपके एरियर्स वगैरह हो गया, उनको कहीं ना कहीं सीधा करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए पैन ने बड़ी मदद करी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है ना, वो पैन के माध्यम से मिल जाती है। क्योंकि कल को आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ लोन ले रहे हो, कुछ बिजनेस के लिए हो गया, उन अलग अलग पर्पसेस के लिए आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे देना पड़ता है। ये बात तो सही है। अब यहाँ पर ना देखो, पहले ना अगर आपका खुद का पैन है तो आपको उसके ऊपर ना क्यूआर कोड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी सरकार पता क्या करने जा रही है? सरकार पैन 2.0 प्रोजेक्ट लेकर आई है, जहां पर ये पैन का प्रोसेस ना पूरा डिजिटलाइज हो जाएगा।
एंड साथ ही साथ जो आपका पैन होगा उसके ऊपर इस तरह का क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को यहाँ पे सरकार देख के आपकी सारी की सारी जानकारी विद रिगार्ड्स टू कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें थी, सारी इनकम वगैरह की जानकारी सरकार को प्रॉपरली मिल जाएगी। तो यानी कि ना एक्चुअल में सरकार पता क्या चाहती है कि यार हम ना प्रॉपर ढंग से लोगों के बारे में जानकारी हो ताकि कोई दिक्कत ना आए। सरकार की कोशिश ये है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है ना उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एंड वो लोग जो कहीं ना कहीं टैक्स ढंग से पे नहीं करते उनके ऊपर प्रॉपर जांच होनी चाहिए। तो पैन 2.0 प्रोजेक्ट भी उसी के अंदर एक कदम है, क्योंकि यहाँ पर ना पूरे के पूरे पैन को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस जो होगा काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, डेटा कंसिस्टेंसी हो जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश है। ठीक है, तो ये सारा फोकस है। एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मेरा तो ऑलरेडी पैन है, क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आपको नया पैन नहीं चाहिए। आपको सरकार बस क्या करेगी, सरकार आपको एक नया पैन इशू कर देगी अपने आप ही, जहां पर आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है सरकार का नया पैन 2.0 प्रोजेक्ट, जहां पर टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गया और बाकी जो चीजें हो गया उनको हम यहाँ पे मॉडर्नाइज कर रहे हैं। क्यूआर कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप नोटिस कर पाओगे 78 करोड़ पैन कार्ड इशूड है अभी तक। 98% यहाँ पर इंडिविजुअल्स को बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट है आपके पैन का भी। एंड राइट, एंड उस तरह से जो अपग्रेडेशन होगा वो कॉस्ट फ्री हो जाएगा, बिल्कुल जीरो कॉस्ट के ऊपर आपको जो नया पैन कार्ड है ना वो आपको सरकार दे देगी। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैन चलता आ रहा है ना वो चलता रहेगा, बस उसके साथ में ही सरकार आपको क्यूआर कोड वाला भी पैन अपने आप खुद इशू कर देगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू अ साइबेरियन क्रेन सुकपैक। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर ना एक आपको, आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखना, ये राजस्थान टूरिज्म ने यहाँ पर शेयर करी है। एक्चुअल में क्या है, एक साइबेरियन क्रेन है जिसका नाम है सुकपैक। दरअसल में इसको जब यहाँ पर इसने स्टार्ट किया ना अपना डिस्टेंस चलना, कहाँ से, इसने जब अपना डिस्टेंस यहाँ पे साइबेरिया से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो हमें नॉर्मली लगता था कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकती है वो 250 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। पर हमने नोटिस किया कि इसका जो टोटल डिस्टेंस निकल के आया दैट वाज 3676 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो था ना 250 किलोमीटर का, उसको भी इन्होंने यहाँ पे सरपास कर दिया। तो ये मंगोलिया बेसिकली वहां से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वेरी सॉरी, मंगोलिया से स्टार्ट हुई थी। एंड यहाँ पर कहाँ पर आई है, ये राजस्थान के खिचैन के। ठीक है, तो ये एरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एक नया डिस्टेंस रिकॉर्ड यहाँ पे सेट हुआ है फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स अराइविंग इन राजस्थान इंडिया। अब यहाँ पर इनके बारे में आप कुछ पॉइंट जान सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रीडिंग के रिगार्डिंग है, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट चाइना, वहां पर होती है। एंड विंटर के समय के ऊपर ये वेस्ट इंडिया वाली साइड आ जाते हैं, स्पेशली आपका गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये वाला जगह। यहाँ पर आपका ट्रेडिशनल रूट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हिमालयन वैलीज के थ्रू यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। पर कुछ एक जैसे क्रेन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सुकपैक की बात करें तो ये रिवर्स माइग्रेशन पाथ लेते हैं थ्रू रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उस रूट के थ्रू यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। इनको कूंज या कुर्जा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, एंड काफी इनकी कल्चर वैल्यू भी है। ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो इस तरह की साइबेरियन क्रेन्स हैं उनका आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, जैसे सुकपैक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा टॉपिक है ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024। थोड़ा सा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात तो एटलस है। एटलस का मतलब होता है क्या क्या वेरिएशन हुआ समय के साथ, है ना, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करनी होंगी। तो पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करो कि जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पीटलैंड की, पीटलैंड का मीनिंग क्या होता है। देखो आप लोगों को वेटलैंड का मीनिंग पता है? बिल्कुल सर, वेटलैंड तो हमें कई बार पढ़ा भी है। वेटलैंड की हम जब बात करते हैं, एक ऐसा एरिया होता है जो या तो पानी के साथ कंप्लीटली कवर्ड है या काफी सैचुरेटेड है पानी के साथ, है ना, उसको हम बोल देते हैं वेटलैंड। अब ये जो मैं बात करूँ ना पीटलैंड की, ये पीटलैंड भी एक्चुअली वेटलैंड का ही एक आपको प्रकार देखने को मिल जाएगा। जहां पर क्या हुआ, जहां पर पूरी तरह से आपका प्लांट मटेरियल हो गया, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ, उसको हम बोल देते हैं क्या, पीटलैंड। ठीक है, बेसिकली डेड एंड पार्शली डिकम्पोज्ड प्लांट रिमेन्स जो होते हैं ना, जो अकोमुलेट करते हैं अंडर वाटर लॉ कंडीशन, उनको हम पीटलैंड बोलते हैं। अब यहाँ पर जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव है ना, उसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारा डेटा और इनसाइट्स मिलते हैं, पीटलैंड कैसे बढ़ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हमारी जो साइंस और पॉलिसी में क्या गैप्स हैं उनको कैसे फुलफिल करने की जरूरत है, वो सब चीजें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 488 मिलियन हेक्टेयर ऑफ पीटलैंड्स ग्लोबली हमें देखने को मिल जाते हैं, जहां पर
मतलब जिनमें से 12% जो ऐसा है ना जो काफी हाईली डिग्रेडेड डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना परसेंटेज है पीटलैंड एरिया वो अपने आप में डिग्रेडेड है। साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ना यहाँ पर जो एमिशंस होते हैं वो काफी बढ़ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1941 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल यहाँ पर पीटलैंड्स की वजह से यहाँ पे एमिट होती है ह्यूमन एक्टिविटी वजह से। हालांकि पीटलैंड तो बेनिफिशियल है हमारे लिए, पर क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है डिफरेंट डिफरेंट तरह की, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें होने लगी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एमिशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब क्या थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका पीट एक्सट्रैक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। इन सब चीजों की वजह से आपकी एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशंस है ना वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, लास्ट वाली जो आपकी असेसमेंट रिपोर्ट थी वो 2022 में आपको देखने को मिल जाती है, राइट। इसके अलावा आप पीटलैंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, सभी कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 से 4% धरती का जो एरिया होता है वो इनके द्वारा ही कवर्ड है। जो कॉन्गो बेसिन है वो लार्जेस्ट नोन आपको ट्रॉपिकल पीटलैंड देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप फर्क भी देख सकते हो थोड़ा सा इनके टाइप्स के बीच में। एक्चुअल में क्या होता है ना, पीटलैंड्स को ही ना एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए, मायर्स। ठीक है, अगर ये पीटलैंड थोड़ा रेस्ड प्लेटफॉर्म पे हो गया इस तरह से, उसको हम बोलते हैं बॉक्स। उसी तरह से अगर मान लो ये डिप्रेशन है, गड्ढे की तरह है, यहाँ पे आपका जो पीटलैंड फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं फेंस। अगर मान लो जो गड्ढा था, अगर वहां पर जो पानी आता है वो पानी आपका बारिश के साथ आपके सर्विस रन ऑफ से आता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिजेनस फेंस। एंड उसी तरह से अगर हम बात करें जो यहाँ पे गड्ढा था, उस गड्ढे में अगर पानी आ रहा है आपका बारिश से और ग्राउंड वाटर से यहाँ पे पानी आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लिथोजेनस फेंस। उसी तरह से अगर हम बात करें हिस्टोसॉल्स की, तो ये पीटलैंड सॉइल्स होते हैं जहां पर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। तो छोटे छोटे आपके टाइप्स हैं जिनका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी पीटलैंड्स तो हमने यहाँ पे समझ ही लिया कि किस किस तरह के हमारे सामने पीटलैंड देखने को मिल जाते हैं। तो ये फर्क और जो चीजें हैं इनका आइडिया आपको यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। अब पीटलैंड्स की देखो इंपॉर्टेंस अपने आप में डेफिनेटली काफी है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, पहली बात तो कार्बन स्टोरेज के अंदर ये मदद करता है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन जो स्टॉक है वो आपको पीटलैंड्स में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को डेफिनेटली काफी अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज जो होती हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पानी को प्यूरिफाई करना हो गया, कल्चर इंपॉर्टेंस इनकी डेफिनेटली है। एंड जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको लाइवलीहुड भी यहाँ पे डेफिनेटली ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए थी। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला आपके सामने क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 विद रिगार्ड्स टू यूक्लिड मिशन, इसका आंसर भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे इज यूपीएससी का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी उनको वेस्ट टू ईस्ट आपको यहाँ पे अरेंज करना है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको जो सवाल पूछा था वो भी फाइनेंस कमीशन के बारे में ही था, और यहाँ मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन सा क्राइटेरिया किस किस रेशो में यहाँ पे यूज्ड है, मैक्सिमम मिनिमम वो चीजें बताइए। दोस्तों दरअसल में 15th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर 45% वेटेज दिया गया है आपकी इनकम डिस्टेंस को, 15% दिया गया आपके एरिया को, उस तरह से पॉपुलेशन को दिया हुआ है 15%, जो कि 2011 की पॉपुलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करता है। एक्चुअल में ना अगर पिछले वाले की बात करें, जो 14th फाइनेंस कमीशन था वहां पर 1971 और 2011 दोनों यहाँ पे इनको हम देखते थे। अब यहाँ पे हम सिर्फ पॉपुलेशन 2011 को देखते हैं। 1971 वाले की जगह ना हम डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को देखते हैं कि यहाँ पर डेमो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किस तरह के मेजर्स लिए गए हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% वेटेज हो गया, एंड टैक्स एंड फिस्कल एफेक्ट इस तरह से 2.5% आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह से पूरा पूरा आपको 100% आपको देखने को मिल जाता है। तो इन चीजों का आप यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था एआईजीएस के बारे में, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में। देखो यहाँ पर पहली बात तो आर्टिकल 127 तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर बात होनी चाहिए किसकी, आर्टिकल 312 की, जिसको हमने अमेंड किया था बाय 42nd अमेंडमेंट। एंड उसके माध्यम से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का यहाँ पे क्रिएशन के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। दरअसल में आर्टिकल 312 यही कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए। पर कैसे आती है वो पावर, अगर हमारी जो राज्यसभा है ना वो एक रेजोल्यूशन पास करे, रेजोल्यूशन पास करे तब जाके ये चीज होती है। तो होता क्या है, रेजोल्यूशन कैसे होता है, आपका राज्यसभा यहाँ पे इसको पास करती है बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और फिर पार्लियामेंट्री लॉ आता है और उस हिसाब से ये चीज क्रिएट हो जाती है। तो सेकंड तो सही है पर फर्स्ट आपका गलत है। इसके लिए आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन एक और दिया था मैंने आपको, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देखो यहाँ पर आप यहाँ पे समझना इस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल भारत की तरफ से आपको IRNSS या गगन आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें जीपीएस तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, यूएसए का है। चाइना को आपको
बैदू देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ना आपके जापान की, तो जापान के कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखने को मिलता है QZSS। व्हाट इज QZSS? दिस इज क्वासी जीनथ सैटेलाइट सिस्टम। आपका यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो देखने को मिल जाएगा एंड रशिया का आपको जो है वो ग्लोनास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको दुनिया भर के अंदर आपको नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा अगर क्वेश्चन को आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे, यहाँ पर कह रहा है कि कोई ऐसा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो इसी का पार्ट होता है। यस, दैट इज करेक्ट। पर ये जो QZSS है ना, ये चाइना का नहीं है, ये जापान का है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो क्या करेक्ट है? आपका सिर्फ और सिर्फ पहला करेक्ट है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लास्ट टाइम मैंने जो आपसे सवाल पूछे थे, एक था मर्सी पिटीशन के बारे में। यहाँ लिखा है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मर्सी पिटीशन के रिगार्डिंग कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। ICC की बात करें तो ना भारत ना USA दोनों ही यहाँ पे इसकी पार्टीज आपको नहीं देखने को मिलती, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। और थर्ड बात करें एम अटल इनोवेशन मिशन की, तो यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी जो है दैट इज नीति आयोग। इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।